हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो जेटेट प्रीवियस ईयर का सेशन होने वाला है, यानी कि जेटेट 2012 में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के सेशन में मैं ईवीएस के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी, यानी 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम जो अभी होंगे जेटेट का, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा ईवीएस का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद का जो सेशन होगा ना, तो उसमें हम लोग 2016 के ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का जो सेशन होगा 2012 का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? वेयर डू प्लांट्स लाइक हाइड्रिला लिव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में है कच्छ, बी में है मरुभूमि, सी में है वाटर यानी जल, डी में है वन यानी फॉरेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वाटर। यानी हाइड्रिला जो पौधे होते हैं ना, ये कहाँ रहते हैं? ये जल में रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है कहलाता है? द सबस्टांस दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एंजाइम, प्रोटीन, स्टार्च या अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम। यानी कि एंजाइम्स की हेल्प से बॉडी में क्या होता है? पाचन क्रिया होती है। ठीक है, यानी एंजाइम जो क्या करता है ना, बॉडी में जब हम कोई खाना पीना खाते हैं तो एंजाइम क्या करता है? अपना रोल प्ले करता है उसको डाइजेस्ट करने में। किसको डाइजेस्ट करने में? फूड को डाइजेस्ट करने में। किसको? फूड को डाइजेस्ट करने में ये मददगार होता है। इसलिए एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? पाचन क्रिया में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, BOD का मान किसमें अधिक होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ BOD हायर? स्वच्छ जल में, प्रदूषित जल में, मल जल में, या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वेज वाटर, यानी कि मल जल। यानी गंदा पानी जो होता है ना, स्वेज वाटर, उसी को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर और एयर इज कॉल्ड वननाशन, अपर्दन, प्रदूषण या कृषि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपर्दन यानी इरोशन। यानी कि यहाँ बोला गया है कि जल या वायु के द्वारा, किसके द्वारा? जल या वायु के द्वारा जब मिट्टी, यानी कि मान लीजिए सॉइल है, अगर इसका ऊपरी भाग कट जाएगा जल के द्वारा और वायु के द्वारा, तो ये जो हटने की प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपर्दन यानी सॉइल इरोशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का 70% क्या है? परसेंट भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत है 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, बट द परसेंटेज ऑफ फ्रेश या क्लीन वाटर इज 3%, 4%, 5% या 6%? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 3%। तो याद रखना है, तो पृथ्वी का 70% भाग जल है, यानी कि अगर ये अर्थ है तो इसका 70% भाग अगर हम जल बोलेंगे, ठीक है, तो परंतु स्वच्छ जल पूछा गया, यानी इसी 70% में स्वच्छ जल यानी पीने का जो पानी होता है, फ्रेश क्लीन वाटर जो होता है, वो कितना है? फ्रेश वाटर, तो वो कितना होगा आपका? 3%। ठीक है, यहाँ पे स्वच्छ वाटर यानी क्लीन वाटर, क्लीन वाटर कितना होगा? 3% होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? व्हाट डू लिविंग बींग्स कंटिन्यूसली यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? सूर्य का प्रकाश, चांदनी, जल या वायु? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी एयर यानी वायु। यानी कि लिविंग बींग्स यानी सजीव जो क्या करते हैं? निरंतर ऊर्जा का स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो होगा वायु यानी एयर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओमनिवोर यानी कि ओमनिवोर का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनिवोर? वे जो पौधे और मांस खाते हैं, वे जो केवल पौधे खाते हैं, वे जो केवल मांस खाते हैं, या वे जो न पौधा न मांस खाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पूछ रहा है ओमनिवोर के बारे में। ओमनिवोर का मतलब होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी कि जो सब कुछ खाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे? देखिए, वे जो पौधे और मांस खाते हैं, यानी पौधे को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, तो इसलिए सर्वाहारी में आएगा ओमनिवोर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर बॉडीज आर कॉल्ड होस्ट, पैरासाइट या परजीवी, कार्निवोरस या हर्बीवोरस? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पैरासाइट।
यानी पैरासाइट जो होता है ना, वो किसी प्राणी के बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बॉडी के बाहर भी रहते हैं। ये याद रखिएगा। पैरासाइट, पैरासाइट होस्ट बॉडी के, होस्ट मतलब कौन, जब पैरासाइट जिसके ऊपर रहेगा, यानी वो उसके बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, ठीक है, ये पैरासाइट। तो यहाँ पूछा गया है वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं, यानी इनसाइड में जो रहते हैं, जो उनके शरीर से भोजन प्राप्त करेगा, यानी कि उसके होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा और उसी से वो भोजन प्राप्त करेगा और वो जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। ये भी याद रखना है कि जो पैरासाइट होता है वो इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है, ठीक है, बॉडी के। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है? फूड प्रोड्यूस ऑब्लिक स्टोर्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड। पोषक, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल या स्टार्च या ग्लूकोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च या ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि पौधे द्वारा बनाए गए भोजन, यानी जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट जो फूड बनाते हैं लीफ में, तो इस लीफ में जो फूड बनाएंगे तो इसके अंदर कौन सा फूड बनाएंगे, उस फूड का नाम पूछा गया है। तो वो फूड का नाम क्या है? स्टार्च या ग्लूकोज, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस होता है फूड बनाने का, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड। उभयचर, स्थलचर, स्तनपायी या सरीसृप। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उभयचर, यानी एम्फीबियंस। तो मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि ऐसे प्राणी जो पानी में भी रहता है, यानी वाटर में भी रहता है प्लस लैंड यानी जमीन पे भी रहता है, तो ऐसे प्राणी को हम लोग एम्फीबियन कहते हैं, यानी उभयचर प्राणी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अगला प्रश्न है, वे शाक सब्जियां जो रुक्षांश रफेज देती है, शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है? वेजिटेबल्स प्रोवाइड रफेज, हेल्प टू बॉडी गेट रिज इन। न पचे हुए भोजन, ये शर्करा स्तर या रक्तचाप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पचे हुए भोजन, यानी डाइजेस्टेड फूड, याद रखना है इस चीज को। अगला प्रश्न है, एक जीव जो मिट्टी में बील बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किया जा सके और वह उर्वरक बन सके, कहलाता है? एन ऑर्गेनिजम्स दैट बोरो इन सॉइल टू एब्जर्व एयर एंड वाटर टू मेक इट फर्टाइल इज। सरीसृप, ठीक है, फ्रॉग या टोड, सांप या केचुआ, ठीक है, फ्रॉग यानी ये मेढक, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सही है? तो इस चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी केचुआ। केचुआ क्या करता है? मिट्टी में बिल बना कर रहता है, ठीक है। ये क्या करता है? मिट्टी में बिल बनाता है, फिर मिट्टी द्वारा क्या करता है? वायु और जल को क्या करता है? अवशोषित करता है, याद रखना है। और ये उर्वरक, ताकि वो क्या करे, वो उर्वरक बन सके और ये खाद के रूप में भी बन जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स सच एज एयर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिटरमाइन। खास श्रृंखला को कि मौसम जलवायु को, कि इनमें से कोई नहीं, या प्राणी या खास श्रृंखला। ये चारों ऑप्शन में कौन सही है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मौसम यानी वेदर, जलवायु। यानी यहाँ पूछा गया है कि एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक जिसका निर्धारण करते हैं, तो वो यहाँ पूछ रहा है एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे आपका मौसम होगा और जलवायु होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य हैं? द मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स फूड्स आर। जीवीय खाद्य, अजैव खाद्य, कार्बोहाइड्रेट और वसा या खनिज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है ये एनर्जी गिविंग सोर्स है, एनर्जी गिविंग सोर्स है, याद रखना है। इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है बॉडी को, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? इन एवरी इकोसिस्टम ऑल स्पीसीज आर इंटरकनेक्टेड बाय। खास श्रृंखला से, कि प्राणी से, कि पौधे से, कि खाद्य जाल से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, खाद्य जाल यानी वेब, फूड वेब से, ठीक है। यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया कि इकोसिस्टम में जितनी सभी प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं, वो कनेक्टेड किससे होती हैं? तो ये खाद्य यानी फूड वेब से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल को कैसे बचाया जाए? इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ टीचिंग टूल फॉर एजुकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन? कंपास, फर्स्ट एंड बॉक्स, कार्यकलाप सीट या पालतू पशु।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यकलाप सीट, एक्टिविटी सीट। ठीक है, अगला प्रश्न है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सह-शैक्षणिक संघटक शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक सह-शैक्षणिक संघटक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? ठीक है, कला शिक्षा, गणित और विज्ञान दक्षता, या शारीरिक शिक्षा, या सामाजिक दक्षता। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि सामाजिक दक्षता। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, उन्हें डैश के लिए समर्थ बनाना। द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टू एनेबल स्टूडेंट टू डैश, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। उसके बाद एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना, या यथासंभव इसका विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को डैश के साथ सज्जित करता है। Environmental education is important because it equips the future custodians of the earth with dash, प्रकृति को निम्नीकृत और दुरुपयोग करने के कौशल का ज्ञान, एक असतशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशल के विषय में अपेक्षित जानकारी, संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और सकारात्मक तथा सततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल, या प्रकृति पर विजय होने का कौशल और एक कृत्रिम पर्यावरण तैयार करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए, इसकी समस्याएं और सकारात्मक तथा सततशील तरीके द्वारा इनका समाधान और कौशल करना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व हैं? All of the following are the important of environmental studies एक्सपेक्ट, भाषा को समझना, प्रकृति की जागरूकता को समझ, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में मनोवृत्ति विकास करना, या पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भाषा को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व हैं, तो इसमें से जो भाषा को समझना है ये पर्यावरण के अध्ययन के महत्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योश्रित होती हैं। द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज विच डिपेंड ऑन वेरियस इंटरडिपेंडेंट फैक्टर इज बेस्ड ऑन, केवल गणित, प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति संरक्षण, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मनुष्य और प्रकृति का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। यहाँ पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारणों पर अन्वेषित होती है, तो मनुष्य और प्रकृति का संबंध होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? यहाँ पूछा है भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, खनिज, प्रोटीन, विटामिन या कास्टिक सोडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कास्टिक सोडा, यानी कि यहाँ पूछा गया न्यूट्रिशन का भाग नहीं है, तो कास्टिक सोडा न्यूट्रिशन का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन पूछा गया, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व पूछा गया, तो पोषक तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें एक होता है आपका मिनरल, दूसरा होता है विटामिन, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा जो होगा आपका वो होगा आपका फैट, अब पांचवा जो होगा वो होगा का कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, याद रखना है, 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक चीज जो रफेज प्रदान नहीं करता वह है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड रफेज, पोषक तत्व, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, शाक सब्जियों का स्रोत, भोजन का अनिवार्य घटक। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा। अगला प्रश्न है, गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर वाटर स्टोरेज इन अ विलेज हाउस होल्ड, बांध, बाल्टी, पीट या पंप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीट। ठीक है, यहाँ पूछा रहा है गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार करते हैं, यानी कि गांव में परिवार है तो उसमें क्या करना है, जल के भंडारण के लिए हम किस चीज़ का मतलब व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी जो बिल्कुल राइट आंसर है, पीट। अगला प्रश्न है, किसमें स्वच्छ जल यानी मीठा जल नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
कंटेन फ्रेश वाटर, वर्षा, कुआं, हिमसेल या समुद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। सी वाटर नहीं, ओशन वाटर में क्या होता है, ये सॉल्टी वाटर रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सॉल्टी वाटर, ये नमकीन पानी होता है, ये खारा पानी होता है, ठीक है, ये मीठा जल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ विलेज? समुद्र, कुआं, बांध या समुद्र ताल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं, वेल, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है गांव में पेयजल का संभव स्रोत कुआं हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भू अपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है? सॉइल इरोशन, स्कैंटी रेनफॉल एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अकर ड्यू टू वन नाशन, वन रोपन, मौसम या जल। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन नाशन, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन होगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एडिबल शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडिबल? पिया जा सकता है, खाया जा सकता है, मिट्टी में बोया जा सकता है, फेंका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाया जा सकता है, यानी कि जो खाने योग्य होता है उसी को हम लोग एडिबल कहते हैं, यानी खाने योग्य। खाने योग्य को क्या कहा जाता है? एडिबल। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विच विटामिन हेल्प्स टू प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन इज फाउंड इन पल्स, पोटैटोज एंड बनानास and its deficiency cause बेरी विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B1। यानी विटामिन B1 की कमी के कारण यहाँ क्या होती है? बेरी नाम की बीमारी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है ना, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? डायबिटीज, हैजा, मलेरिया या चेचक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज। यानी मधुमेह जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल होता है, यानी कि ये इन्फेक्शन से नहीं पहुंचता है, ठीक है। याद रखना है कि डायबिटीज ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो अगले सेशन में मैं फिर 2016 का क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ईवीएस का, प्रीवियस ईयर का। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो आपके ईवीएस एग्जाम, जो आने वाले जेटेड एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आया था ये पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। टेक केयर एंड बाय।